बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंप्यूटर साइंस क्लास सेकेंड ईयर लेक्चर 42। आज हमने इसमें डिस्कस करना है 5 डी डेफिनेशन, जिसमें टर्बो सी प्लस प्लस है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम है, मेन फंक्शन है, सी स्टेटमेंट्स हैं एंड हेडर फाइल्स हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं इसकी ये 5 डेफिनेशन। पहली इसमें आ जाते हैं टर्बो सी प्लस प्लस। ये सी लैंग्वेज के बाद जो इसका इनहांस वर्जन आया वो था टर्बो सी प्लस प्लस या सी प्लस प्लस उसे कहा जाता है। ये दो तरह की लैंग्वेज होती हैं। सी को कहा जाता है प्रोसीजरल लैंग्वेज, जबकि सी प्लस प्लस जो है उसे कहा जाता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। तो इसमें इसका जो इंटरफेस है IDE बनाया गया, जिसमें सी के प्रोग्राम भी एग्जीक्यूट हो सकते हैं और सी प्लस प्लस के भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो सकते हैं। यानी जो सी लैंग्वेज का जो सॉफ्टवेयर हम आपको प्रोवाइड करेंगे उसमें बताएंगे कि जिसमें आप प्रोग्राम बनाकर एग्जीक्यूट करेंगे, तो वो असल में टर्बो सी प्लस प्लस का इंटरफेस है, जिसमें प्रोग्राम हम आसानी से टाइप करके उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो एक इंटरफेस जो होगा कि इसमें द कंपाइलर used for C language is called Turbo C++. It is the implementation of Borland International for C language। ये कंपनी है Borland International जिसने C language का ये इंटरफेस बनाया। Turbo C++ also provide a complete integrated development environment, IDE जिसे कहा जाता है। IDE Integrated Development Environment, ये उसको उस इंटरफेस को कहा जाता है जिसमें डाटा हम प्रोसेस कर सकते हैं, जिसमें प्रोग्राम आप राइट कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं और उसको कंपाइल, लिंक, एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इट आल्सो प्रोवाइड पावरफुल डिबगर, और इसमें डिबगर भी मौजूद होता है जो एरर फाइंड करता है। जैसे ये पहले बताया कि जैसे कंपाइल करते हैं तो वो एरर को आइडेंटिफाई करता है कि इसमें सिंटैक्स एरर तो नहीं है, या जब लिंक करता है तो उसमें लाइब्रेरी फाइल्स को साथ में सर्च करता है कि लाइब्रेरी फाइल अगर होंगी तो वो प्रोग्राम की एक्जी फाइल जनरेट कर देगा, अगर लाइब्रेरी फाइल ना हो तो लिंक कर फिर उसका एरर जनरेट कर देता है। तो इसमें ये टर्बो सी प्लस प्लस की डेफिनेशन होगी। नेक्स्ट इसमें आ जाता है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम। सी लैंग्वेज का जो बेसिक स्ट्रक्चर है प्रोग्राम का, कि जिसमें मेन फंक्शन, हेडर फाइल, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स, तो ये इसमें आ जाते हैं कि जिस प्रोग्राम लिखने का जो एक तरीक़ेकार है कि किस तरीके से आपने लिखना है, कौन सी चीज़ पहले लिखनी है, फिर किस तरह होगा, तो ये सारा एक बेसिक स्ट्रक्चर में आ जाता है। द फॉर्मेट ऑफ राइटिंग सी प्रोग्राम इज कॉल्ड इट्स स्ट्रक्चर। द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ सी प्रोग्राम इज वेरी फ्लेक्सिबल। इट इंक्रीजेज द पावर ऑफ द लैंग्वेज। इट कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स। 3 हिस्से होते हैं इसके। पहला प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, दूसरा इसमें मेन फंक्शन, और तीसरा प्रोग्राम बॉडी या सी स्टेटमेंट उसे कहा जाता है। अब नीचे अगर देखें तो इसमें नंबर साइन, इंक्लूड, एंगल ब्रैकेट, stdio.h, एंगल ब्रैकेट क्लोज, वाइड मेन, फिर आगे पैरेंथेसिस लगाई जाती हैं। यहाँ पर इन पैरेंथेसिस में वाइड भी लिखा जा सकता है या एम्प्टी भी छोड़ा जा सकता है इन पैरेंथेसिस को, ये जो स्मॉल ब्रैकेट्स हैं। फिर उसके बाद कर्ली ब्रेसेस आ गई, प्रिंट एफ, डबल कोटेशन में हेलो वर्ल्ड या कोई भी आप मैसेज लिख सकते हैं, ये डबल कोट क्लोज। फिर आगे ये सी स्टेटमेंट को सेमी कॉलन के साथ ही आप क्लोज करेंगे। इसको स्टेटमेंट टर्मिनेटर कहा जाता है, सेमी कॉलन को, कि यहाँ पर स्टेटमेंट एंड हो रही है। जैसे इंग्लिश का सेंटेंस होता है तो जहाँ पर कंप्लीट हो रहा हो तो आप फुल स्टॉप लगाते हैं, इसी तरह सी स्टेटमेंट्स के जो क्लोजिंग है उससे में सेमी कॉलन लगाया जाता है, ये स्टेटमेंट टर्मिनेटर होगा। और ये प्रोग्राम बॉडी को आप क्लोज कैसे करेंगे, जैसे स्टार्ट किया था कर्ली ब्रैकेट से, उसी तरह कर्ली ब्रैकेट से क्लोज करेंगे। तो अब पहली इसमें आ जाती है हेडर फाइल्स। आगे फिर हेडर फाइल्स की डेफिनेशन में भी देखेंगे कि ये हेडर फाइल असल में इसमें मुख्तलिफ लाइब्रेरीज मौजूद होती हैं, जिसकी मदद से आप जो है जितने भी सी के फंक्शन है, अब जैसे प्रिंट एफ का फंक्शन है इसमें यूज किया हुआ है, तो प्रिंट एफ की डिटेल इस stdio.h हेडर फाइल में मौजूद है। इसको कॉल करना, इसको एग्जीक्यूट कराने के लिए, प्रोग्राम में इंक्लूड करने के लिए, शामिल करने के लिए ये जो है लाइन लिखी जाती है। अगर ये लाइन ना हो, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव ना हो, तो प्रोग्राम प्रिंट एफ पर एरर डिस्प्ले करेगा कि अनडिफाइंड सिंबल प्रिंट एफ, कि प्रिंट एफ मैं नहीं जानता
क्योंकि printf की डिटेल उस हेडर फाइल stdio.h में मौजूद है। फिर नेक्स्ट इसमें आ जाता है वाइड मेन फंक्शन है। मेन फंक्शन प्रोग्राम में होना जरूरी है। आगे फिर उसकी डेफिनेशन अलग अलग भी आएगी, जिस तरह प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव की है या हेडर फाइल की। उसके अलावा मेन फंक्शन की डेफिनेशन आएगी कि मेन फंक्शन एक होना जरूरी है। मेन फंक्शन के अंदर जो स्टेटमेंट आप लिखते हैं इनको सी स्टेटमेंट कहते हैं। तो ये डेफिनेशन के तौर पर है, आपने ये प्रिपेयर करना है। थर्ड इसमें वही मेन फंक्शन का आ गया कि मेन फंक्शन क्या होता है। कि मेन फंक्शन जैसे किसी भी इदारे में आप जाते हैं तो ऑफिस में आप जाते हैं, किसी क्लासरूम में डायरेक्टली एंटर नहीं होते, आप डायरेक्टली किसी ऑफिस में जाते हैं। इसी तरह प्रोग्राम में जब प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है तो कंट्रोल सबसे पहले किसमें एंटर होता है, मेन फंक्शन में होता है। अगर मेन फंक्शन ना हो तो वो उसकी एग्जीक्यूशन नहीं हो सकती प्रोग्राम की। प्रोग्राम कंपाइल तो हो जाएगा लेकिन एग्जीक्यूट नहीं हो सकता, क्योंकि एग्जीक्यूशन मेन फंक्शन से होगी। तो इसमें मेन फंक्शन इज द प्लेस वेयर द एग्जीक्यूशन ऑफ अ सी प्रोग्राम स्टार्ट्स, कि जहां से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है। व्हेन द प्रोग्राम है एग्जीक्यूटेड द कंट्रोल एंटर्स मेन फंक्शन एंड स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग इट्स स्टेटमेंट, कि उसमें जो स्टेटमेंट होंगी वो लाइन बाय लाइन लिखी हुई होंगी और उसी तरतीब से वो एग्जीक्यूट होंगी। Each program must contains main function. If a program does not contain main function, it can be compiled but cannot be executed. जैसे मैं अभी बता रहा था कि प्रोग्राम कंपाइल तो हो जाएगा लेकिन एग्जीक्यूट नहीं हो सकेगा। Any number of statements can be written in the body of main function. कोई भी स्टेटमेंट जो है वो लिखी जा सकती है। जितनी भी स्टेटमेंट आप लिखेंगे बॉडी ऑफ मेन फंक्शन में वो उसी सीक्वेंस से एग्जीक्यूट होंगी। The body is enclosed इन ब्रेसेस। बॉडी ऑफ फंक्शन जो है वो किसमें होता है, ब्रेसेस के अंदर। जैसे यहाँ पर अगर आप इसका सिंटैक्स देखें तो वाइड मेन और पैरेंथेसिस के अंदर वाइड लिखा हुआ है। तो यहाँ पर वाइड ऑप्शनल होता है कि लिख दें तो भी ठीक है, ना भी लिखें तो कोई मसला नहीं है। फिर करली ब्रैकेट से ये स्टार्ट होगा। यहाँ पर करली ब्रैकेट के अंदर जितनी भी आप स्टेटमेंट लिखेंगे वो बॉडी ऑफ मेन फंक्शन होगा। इसमें प्रोग्राम के अंदर ये होता है कि जिस सीक्वेंस से आपने इंस्ट्रक्शन लिखी हैं उसी सीक्वेंस से टॉप टू बॉटम वो इंस्ट्रक्शन वन बाय वन एग्जीक्यूट करेगा। यानी पहले एक लाइन, फिर दूसरी, फिर तीसरी, इस तरीके से उसकी एग्जीक्यूशन होगी। तो इसमें हर स्टेटमेंट को आपने सेमी कॉलन से क्लोज करना होता है। अब इसका सिंटैक्स अगर हम देखते हैं तो इसमें वाइड पहला जो लिखा हुआ है ये वाइड, तो इसमें ये होता है रिटर्न टाइप। मेन फंक्शन की क्या रिटर्न टाइप है, रिटर्न टाइप से मुराद के फंक्शन आया को वैल्यू रिटर्न करेगा या नहीं करेगा। तो दो तरह के होते हैं फंक्शन, एक होते हैं वाइड फंक्शन, एक होते हैं रिटर्न वैल्यू फंक्शन। वाइड फंक्शन ऐसे फंक्शन कहा जाता है कि जो वैल्यू रिटर्न नहीं करते, यानी उस फंक्शन की वैल्यू किसी और फंक्शन में यूज नहीं की जा सकती। आउटपुट तो वो डिस्प्ले करते हैं लेकिन उस फंक्शन का जो रिजल्ट होगा उसको हम किसी और फंक्शन में यूज नहीं करेंगे। ऐसे फंक्शन जो हम रिटर्न वैल्यू फंक्शन बनाते हैं उसकी वैल्यू हम किसी और फंक्शन में यूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद मेन लिखा जाता है। ये क्योंकि केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, इसमें वाइड, मेन, वाइड, कर्ली ब्रैकेट और बाकी जो स्टेटमेंट लिखी जाती हैं, जो फंक्शन के नेम लिखे जाते हैं वो स्मॉल अल्फाबेट पे लिखे जाते हैं, इनको कैपिटल में नहीं लिखना होता। और पेपर पर भी लिखते वक्त आप ये खास ख्याल रखेंगे कि ये स्मॉल में ही फील हो। ऐसा ना हो कि जैसे कोई भी सेंटेंस स्टार्ट हम करते हैं तो पहला कैरेक्टर बड़ा लिख देते हैं। तो इसमें ये लाजमी है कि अगर आप कैपिटल लिखेंगे तो वो उसके मार्क्स की जरूर डिडक्शन होगी। तो ये कंपलसरी होता है कि आप इसको स्मॉल में ही लिखेंगे। तो इसमें वाइड, जो पैरेंथेसिस के अंदर वाइड होता है, इससे मुराद कि यहाँ पैरेंथेसिस के अंदर लिखे जाते हैं पैरामीटर्स या आर्गुमेंट्स, कि जो फंक्शन को हम इनपुट देते हैं किसी फंक्शन को। तो ऐसे फंक्शन जिसको हम इनपुट ना दे रहे हों, बाहर से इनपुट ना दे रहे हों, किसी और फंक्शन से इनपुट ना दे रहे हों, तो उनको हम वाइड भी कह सकते हैं, फंक्शन कहा जा सकता है। तो उसमें पैरामीटर के जो पैरेंथेसिस हैं इसमें इसको एम्प्टी भी छोड़ा जा सकता है और वाइड भी लिखा जा सकता है। या फिर अगर पैरामीटर का फंक्शन हो, जो अगले चैप्टर्स में, नेक्स्ट चैप्टर्स में आप पढ़ेंगे, तो उसमें पैरामीटर्स फिर उसमें डिफाइन किए जाते हैं, पैरामीटर्स लिखे जाते हैं। तो इसमें वाइड से मुराद कि ऐसा फंक्शन जिसमें कोई पैरामीटर नहीं है। करली ब्रैकेट स्टार्ट और करली ब्रैकेट क्लोज ये शो करता है कि इसमें ये बॉडी ऑफ मेन फंक्शन है।
कि इसमें इन कर्ली ब्रेसेस के दरमियान में भले आप हंड्रेड्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखें या एक इंस्ट्रक्शन लिखें, 10 इंस्ट्रक्शन लिखें, तो आपने कर्ली ब्रैकेट में ही लिखना होगा। फोर्थ में सी स्टेटमेंट। सी स्टेटमेंट वही कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो स्टेटमेंट्स लिखी जाती हैं, जैसे प्रिंट एफ, ये एक फंक्शन है, एक स्टेटमेंट लिखी है। इसी तरह जितनी भी आप स्टेटमेंट लिखना चाहें तो वो स्टेटमेंट होगी। हर स्टेटमेंट क्लोज किस तरह होगी? स्टेटमेंट टर्मिनेटर यानी सेमी कॉलन पर क्लोज होगी। अगर ये स्टेटमेंट टर्मिनेटर ना हो तो फिर कंपाइलर कंफ्यूज हो जाता है कि ये स्टेटमेंट कहाँ एंड हो रही है, क्या इसके बाद तो कोई स्टेटमेंट नहीं लिखी हुई। तो इस वजह से ये कंपलसरी होता है कि हर स्टेटमेंट को आप सेमी कॉलन पर क्लोज करेंगे। तो स्टेटमेंट इन अ सी लैंग्वेज इज एन इंस्ट्रक्शन फॉर द कंप्यूटर टू परफॉर्म अ टास्क। The statements are written in curly brackets. Curly bracket के दरम्यान में लिखी जाती है। Computer perform these instructions one by one in the same sequence in which these instructions are written. जिस तरतीब से आपने इंस्ट्रक्शन लिखी होंगी उसी तरतीब से ही एग्जीक्यूट होंगे, उनका सीक्वेंस चेंज नहीं होगा। Each statement is C terminated with semicolon. तो इसमें एग्जाम्पल साथ में ये जरूर लिखेंगे इसकी। ये लास्ट में एक हेडर फाइल आ जाता है। हेडर फाइल जिस तरह प्रोग्राम के अंदर शुरू में आपने देखा था कि जो बेसिक स्ट्रक्चर हमने देखा, तो ऊपर एक हमने हेडर फाइल दी। हेडर फाइल में लाइब्रेरी फाइल्स होती हैं। लाइब्रेरी फाइल्स असल में इंक्लूड डायरेक्टरी यानी फोल्डर के अंदर जहां पर सी का सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल करते हैं तो सी ड्राइव में TC के नाम से एक फोल्डर बन जाता है, टर्बो सी। उस फोल्डर के अंदर मुख्तलिफ फोल्डर होते हैं, उनमें एक इंक्लूड का फोल्डर होता है। इंक्लूड के फोल्डर में तमाम लाइब्रेरी फाइल्स मौजूद होती हैं, जिसमें कौन IO.h है, stdio.h है, उसके अलावा math.h है, string.h है और मुख्तलिफ हेडर फाइल्स हैं जो मौजूद होती हैं। तो हर हेडर फाइल में मल्टीपल फंक्शंस की डिटेल होती है, ठीक है। तो जिस फंक्शन को आप प्रोग्राम में लिखते हैं उससे रिलेटेड कोई अगर मैथ फंक्शन आपने इवेल्युएट किया है तो आपको math.h पर हेडर फाइल देनी पड़ेगी। अगर आप देते हैं उसमें कोई इनपुट आउटपुट से रिलेटेड तो उससे रिलेटेड इनपुट आउटपुट से रिलेटेड stdio.h हेडर फाइल आपको इंक्लूड करनी होगी। तो प्रोग्राम में जो जो आप स्टेटमेंट लिखते हैं उनकी हेडर फाइल आपने लिखनी होगी, ऊपर प्रोग्राम में मेन फंक्शन से पहले लिखी जाती है। अच्छा, इसमें एक चीज जो और कॉमन की एक होती है कि हेडर फाइल को दो तरह से, दो मेथड से लिखा जाता है। इसके सिंटैक्स भी अगर आप देखेंगे तो दो सिंटैक्स होते हैं, एक एंगल ब्रैकेट के साथ है और एक डबल कोटेशन मार्क के साथ है। तो उसमें डिफरेंस इन दोनों में ये होता है कि अगर एंगल ब्रैकेट के साथ है तो फिर ये असल में इंक्लूड की डायरेक्टरी में मौजूद होता है, यानी सोर्स कोड आपका मौजूद होता है किसमें? सोर्स कोड आपका मौजूद होता है बिन की डायरेक्टरी में, जबकि ये जो है हेडर फाइल ये मौजूद होती हैं इंक्लूड की डायरेक्टरी में। लेकिन डबल कोड से जब आप लिखते हैं तो फिर इससे मुराद ये होता है कि सोर्स प्रोग्राम और हेडर फाइल दोनों सेम डायरेक्टरी में मौजूद हैं, यानी दोनों इंक्लूड की डायरेक्टरी में या बिन की डायरेक्टरी में। तो इसमें हेडर फाइल्स आर कलेक्शन ऑफ स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस टू परफॉर्म डिफरेंट टास्क। देयर आर many header files for different purpose. Each header file contains different types of predefined function. इसमें पहले से जो बने हुए फंक्शन जैसे printf है, scanf है, getch है, clr है, ये ऐसे फंक्शन है जो हमने नहीं बनाए, ये C लैंग्वेज के अंदर पहले से मौजूद है। इस वजह से इनको predefined या built-in फंक्शन कहा जाता है। Many header files can be included in one program. The header file must be included in the program before calling any of its function in the program. कि कोई भी कोई फंक्शन है उसको कॉल करने से पहले आपने वो हेडर फाइल लिखनी होगी। एक्सटेंशन ऑफ हेडर फाइल इज .h, हमेशा ये .h होती है। द इंक्लूड प्रीप्रोसेस्ड डायरेक्टिव इज यूज्ड टू इंक्लूड हेडर फाइल इन द प्रोग्राम। दीज फाइल्स आर प्रोवाइडेड बाय सी कंपाइलर। सी कंपाइलर सिस्टम यानी सी कंपाइलर में या उस सॉफ्टवेयर के अंदर ये पहले से हेडर फाइल मौजूद होती हैं। हेडर फाइल्स आर नॉर्मली स्टोर्ड इन इंक्लूड सब डायरेक्टरी, जो फोल्डर एक बना होता है इंक्लूड के नाम से, उसमें ये तमाम हेडर फाइल जब आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे तो वहां पर आप देखेंगे कि उसमें इंक्लूड का फोल्डर होगा, उसमें ये मौजूद होगा। द नेम ऑफ हेडर फाइल इज रिटन इन एंगल ब्रैकेट। एंगल ब्रैकेट में लिखा जा सकता है और डबल कोटेशन के साथ भी। ज्यादा इसको एंगल ब्रैकेट के साथ ही यूज किया जाएगा क्योंकि सोर्स कोड आम रूटीन में हम बिन में स्टोर करते हैं और ये हेडर फाइल्स स्टोर होती है इंक्लूड की डायरेक्टरी में।
इस वजह से इसको एंगल ब्रैकेट में ही लिखा जा सकता है, लेकिन डबल कोट से भी लिखना चाहें तो उसके लिए कंपलसरी है कि सोर्स कोड भी आपका सेम उसी डायरेक्टरी में होना चाहिए जिसमें हेडर फाइल है। इसकी एग्जांपल में नीचे देखें कि नंबर साइन इंक्लूड एंगल ब्रैकेट stdio.h, ये स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट .h है, h हेडर फाइल को डिनोट करता है और std स्टैंडर्ड को, io इनपुट आउटपुट। फिर इस तरह इंक्लूड math.h, ये भी हेडर फाइल इस तरह भी लिखी जा सकती है, एंगल ब्रैकेट के साथ भी लिखी जा सकती हैं। तो ये आपने सिंटैक्स भी लिखना होगा, साथ में एग्जाम्पल भी लिखने होंगे। सिंटैक्स और एग्जाम्पल का 1 नंबर होता है और डेफिनेशन जो है वो 1 नंबर की होती है। तो आप उसमें 1 पैराग्राफ भी लिख सकते हैं, 2 पैराग्राफ भी आप लिख सकते हैं। तो जितना मटेरियल ज़्यादा आप लिखेंगे उतना ही ज़्यादा बेहतर होगा। तो ये डेफिनेशन, जितनी भी आपने डेफिनेशन पढ़ी है, इनके साथ जो सिंटैक्स हैं या एग्जाम्पल हैं वो साथ में आपने ज़रूर ड्रॉ करनी होंगी, वो ज़रूर लिखनी होंगी। अगर वो नहीं लिखेंगे तो आपको पूरे 2 नंबर नहीं मिलते। यहाँ तक हमने इसको पढ़ा, फिर नेक्स्ट इंशाल्लाह आगे हम इसको कंटिन्यू करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।